जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास और आप लोग देख रहे हैं दलित दस्तक। 17 सितंबर को रामास्वामी पेरियार की जयंती होती है और इस साल भी 17 सितंबर को उनकी 141वीं जयंती है। जब भी हम पेरियार को याद करते हैं तो उनको इस रूप में याद करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म पे करारा प्रहार किया। उन्होंने ईश्वर धर्म, शास्त्रों तथा ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए लगातार आंदोलन किया और उनका मानना था कि जाति का समूल नाश तभी संभव है जब इन चारों का नाश हो। इसके अलावा भी पेरियार ने कई आंदोलन किए। पेरियार के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनके आंदोलन के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रमोद रंजन जी। प्रमोद रंजन जी से तमाम लोग वाकिफ होंगे, उनका मैं परिचय भी करा देता हूं। प्रमोद रंजन जी हिंदी समाज के सांस्कृतिक और साहित्यिक विमर्श को उन्होंने नया आयाम दिया है। लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और महिषासुर को विमर्श में लेकर आने वालों में प्रमोद रंजन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महिषासुर एक जननायक उनकी एक पुस्तक है जो तमाम प्रचलित रही और आप लोगों को पता भी होगा कि ये मामला जब प्रमोद रंजन जी और उनकी टीम के लोगों ने उठाया था तो ये मामला पार्लियामेंट तक में पहुंचा था। काफ़ी एक बहस भी चली थी। इसके अलावा पेरियार के प्रतिनिधि विचार को लेकर प्रमोद रंजन जी की 3 खंडों में पुस्तकें आई हैं जो उनके पेरियार के विचारों पर केंद्रित हैं। इन दिनों प्रमोद रंजन जी असम विश्वविद्यालय के रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडी में सहायक प्रोफेसर हैं और असम में हैं, और असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद रंजन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। प्रमोद रंजन जी, पेरियार की तो हम लोग हर दिन बात करते हैं, उनके विचारों के बारे में हर दिन बात करते हैं, उनका जो योगदान है अक्सर उसकी चर्चा होती है। लेकिन जब भी किसी महानायक की, किसी ऐसी विभूति की जयंती आती है तो थोड़ा उनके बारे में एक विमर्श करना, ताकि और लोग भी उनको जान सके बेहतर तरीके से, जरूरी हो जाता है। आपने पेरियार पे काफी काम किया है। पेरियार को आप समग्र रूप में किस तरीके से देखते हैं? एक तो जब समग्रता की हम बात करते हैं तो पेरियार के परिचय में जो आपने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला किया, तो ये उनकी समग्रता को बाधित करता है जी। पेरियार ने हिंदू धर्म पर हमला नहीं किया, उन्होंने धार्मिक पाखंडों पर हमला किया जी। और कम से कम भारत के तीनों धर्म जो भारत में मुख्य रूप से प्रचलित हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई है, तीनों पर उन्होंने करारा प्रहार किया। उसमें जो उसके भीतर जो आडंबर थे जी, और जाहिर है चूंकि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और कई मायनों में सबसे अधिक आडंबर यहाँ की जनता को उसी धर्म से झेलना पड़ता है, तो उनके साहित्य का एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म पर केंद्रित होता है। लेकिन जब उसकी तासीर आप देखेंगे उन हमलों की, तो धर्मों के आधार पर अलग अलग नहीं है। ये हो भी नहीं सकती किसी बड़े व्यक्ति की तासीर। जैसे आप कबीर को देखेंगे, इस्लाम पर वैसे ही हमला करते हैं जैसे हिंदू धर्म पर करते हैं। दूसरी समग्रता की से आप देखने की जब बात करेंगे तो हमें उनके विचारों को, स्त्री विषयक विचारों को, उनकी जो विश्व दृष्टि है उसको, विज्ञान संबंधी विचारों को, साहित्य संबंधी विचारों को भी देखना चाहिए। भारत में कम ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने समाज कर्म भी किया और इतना व्यापक जिनका फलक रहा। विशेषकर विज्ञान जैसे क्षेत्र में बड़ी दिलचस्पी थी पेरियार की। उन्होंने अपने भाषणों में, लेखों में बार बार विज्ञान की बात की है और वो ऐसा नहीं कहते कि विज्ञान पर भरोसा करो, वो कहते हैं विवेक पर भरोसा करो और विज्ञान तुम्हें विवेक की ओर ले जा सकता है। आजकल हम खास करके कोविड के दौर में बैठे हैं और हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कारपोरेट कंपनियां हमें कह रही हैं कि तुम लोग विज्ञान पर भरोसा करो, जिसका आशय होता है कि हम पर भरोसा करो, क्योंकि विज्ञान की संस्थाएं उन कारपोरेशनों के कब्जे में। तो पेरियार उस समय ही ध्यान दिलाते हैं कि विज्ञान पर भरोसा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने विवेक पर भरोसा करो, विज्ञान को भी शंका की दृष्टि से देखो, लेकिन धर्मों से मुक्ति के लिए, पाखंडों से मुक्ति के लिए जो विज्ञान है तुम्हें आगे ले जा सकता है। तो इस तरह की महिलाओं के आवश्यक विचार हैं। स्त्री विमर्श आज हिंदी में या हिंदी पट्टी में आ जा रहा है। तमिलनाडु में उन्होंने अपने समय में ही शुरू कर दिया था और सबसे अधिक अपनी बहन, अपनी माँ, सबको वो आंदोलन में लेके आए और यहाँ तक कि स्त्री के यौन संबंधों का सवाल हो, स्त्री की यौन आज़ादी का सवाल हो, सभी सवालों को उन्होंने संबोधित किया और बहुत ही तार्किकता के साथ रखा। मंगलसूत्र का विरोध किया
तमिलनाडु में एक बड़ा आंदोलन रहा है मंगलसूत्र का विरोध का, और उन्होंने कहा ये मंगलसूत्र जो है वो हमारी स्त्रियों की गुलामी का प्रतीक है। तो इस तरह से एक मुकम्मल तस्वीर पेरियार की बनती है। उन्होंने जो जो आंदोलन किए, जरा आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो खास तौर पर जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो पेरियार को इसी रूप में जानते हैं ज़्यादातर कि उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, जिसका ललित सिंह यादव ने अनुवाद किया, जिस पर तमाम बातें हुई। लेकिन इसके अलावा पेरियार के कौन कौन से आंदोलन थे जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और एक बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित किया, उसके बारे में बताएं। पेरियार की सच्ची रामायण के बारे में एक तो समझ लेना चाहिए कि वो उनकी बहुत ही आरंभिक कृति है, बहुत युवा अवस्था में उन्होंने लिखी थी, और उसका एक बड़ा प्रभाव पूरे देश में रहा। जितना प्रभाव उसका दक्षिण भारत में रहा उससे कम प्रभाव उत्तर भारत में भी नहीं रहा। लेकिन अकेले पेरियार की सच्ची रामायण ही उनका सब कुछ नहीं है, बल्कि बहुत छोटा सा हिस्सा है और युवा अवस्था का हिस्सा है। शायद जब पेरियार के बाद का लेखन और बाद के भाषण हम सुनते हैं तो लगता है कि शायद वो अपने पौहावस्था में सच्ची रामायण जैसी कीर्ति न लिखते, बल्कि अधिक बौद्धिक रूप से उसकी आलोचना करते, अधिक कड़ी आलोचना होती है। हाँ, और किसी भी बुद्धिजीवी के लिए होता है, जैसे जैसे उम्र बीतती है वो चीजों को बड़े फलक पे देख पाता है। हाँ, उससे उसका महत्व कम नहीं होता है, लेकिन वो उसका फलक बढ़ता जाता है, जैसा आपने कहा। उनके दूसरे आंदोलन थे धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, वाइकोम आंदोलन था अस्पृश्यों के खिलाफ। उसके अलावा सबसे बड़ा आंदोलन जो उनका योगदान जो उत्तर भारत के लिए भी है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। आज जो अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है ये पूरी तरह पेरियार की देन है। हुआ ये था कि तमिलनाडु में पेरियार के प्रभाव के कारण ही आज़ादी के पहले से ही अन्य पिछड़े वर्गों को आंदोलन आरक्षण था। लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद एक ब्राह्मण महिला कोर्ट पहुंची और उनका मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ था क्योंकि वो अपनी उम्र पार कर चुकी थी। कोर्ट में उन्होंने अपील की, और अपने लिए अपील नहीं की बल्कि उन्होंने ये तर्क किया कि मेरा आरक्षण के कारण मेरा नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए आरक्षण खत्म कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी अपील को सुना और आरक्षण को खत्म कर दिया। पेरियार ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की, वो जनता के बीच गए और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया उन्होंने कि केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा विधान में परिवर्तन के लिए, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का पहली बार केंद्रीय स्तर पर प्रावधान हुआ। इस आरक्षण के से आज कितने परिवर्तन हुए हैं आप जानते हैं। यहीं पर एक और बात ध्यान आती है उनकी प्रासंगिकता की, कि आज आप देख रहे होंगे इन दिनों मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव की काफी शिकायत मिल रही है। लेकिन शायद ही कोई याद कर रहा है कि ये जो आरक्षण की शुरुआत हुई अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की, वो खुद मेडिकल की परीक्षा के लिए हुई। मुख्य आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था और ये इसके इतिहास का हिस्सा है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने स्त्रियों के सवाल को बहुत प्रमुखता से उठाया, उसके लिए काफी आंदोलन किए, जगह जगह गए, नशा मुक्ति के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उनके पास क्योंकि पेरियार खुद बहुत संपन्न परिवार से आते थे और उनके पास बहुत सारे तार के पेड़ थे जिससे उनकी काफी आमदनी होती थी। उन्होंने सारे तार के पेड़ अपने कटवा दिए और उसका एक मुख्य कारण था नशा मुक्ति की। जब बात करते हैं दरअसल पेरियार पर जब बात करेंगे तो कई नई चीजें हैं, इस पर ध्यान जाना चाहिए। नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सामान्य समाज सुधारक जैसे कहता है कि नशा मत करो, दहेज मत लो, फला मत करो, ऐसा नहीं था। नशे के बारे में उनके विचार अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आखिर वो ऐसा क्यों उन्होंने कटवाया था। वो जब गांधी और गांधी की जो टोली थी, कह सकते हैं पूरी टोली, अकेले गांधी तो नहीं, तो वो अक्सर दलितों को इस नाम पर अपमानित करते थे कि ये लोग तो गंदे रहते हैं, ये लोग तो नशा करते हैं। और पेरियार ने इसका बहुत ही कठोर विरोध किया था और अपने तर्कों में वो कहते हैं कि नशा करने के कारण आप किसी को छोटा, बड़ा, घृणित, ग्रहित नहीं बता सकते। ऐसा कम समाज सुधारक इन सच्चाइयों को देख पाते हैं कि किस तरह से हम एक छोटी सी चीज को उठा करके किसी को सामाजिक रूप से निम्न दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अपने जो तार के पेड़ उन्होंने कटवाए वो सिर्फ इसके लिए कटवाए कि हाँ ये इस बदनामी से बाहर निकलो, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं थे कि किसी के इस तरह के व्यवहार को कोई नशा करता है और उसको नीचा समझा जाए।
प्रमोद जी, उस दौर में और तमाम नायक थे का हम लोग कई तस्वीरें देखते हैं जो बाबा साहब की पेरियार के साथ है ना? तो उस दौर के जो नायक थे, जो बहुजन नायक थे खास तौर पे, उनका आपस में संबंध कैसा था? किस तरीके से उनका आपस का विमर्श था पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य लोगों के बीच में? उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो? बाबा साहब से पेरियार की एकमात्र संभवतः मुलाकात बर्मा में हुई थी, जहां वो बौद्ध सम्मेलन के लिए गए थे। लेकिन वो लोग ऐसा लगता है कि लगातार संपर्क में थे और काफी बड़ा समर्थन दक्षिण से पेरियार बाबा साहब को देते थे। यहाँ तक कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो पेरियार संभवतः उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। सामान्यतः लोग कहते हैं कि या समझते हैं कि पेरियार नास्तिक थे। जरूर वो नास्तिक थे अपने जीवन में, लेकिन जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने इसकी प्रासंगिकता को समझा। और मैं समझता हूँ कि एक संपूर्णता में धर्म की आलोचना को देखना यह होता है कि जब आप समझते हैं कि वास्तव में नास्तिकता क्या है जी। और उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने एक आयोजन किया वहाँ दक्षिण भारत में और उसमें भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है अम्बेडकर ने, हम लोग उसके साथ। इस तरह से। अच्छा, आज के वक्त में पेरियार कितने प्रासंगिक दिखते हैं आपको? पेरियार दरअसल दिनों दिन अधिक प्रासंगिक होते गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि जो अन्य हमारे नायक हैं जैसे गांधी से अगर तुलना करेंगे तो आज आपको बार बार वो पिछड़ते हुए दिखाई देंगे। चाहे विज्ञान की बात हो, मशीन की बात हो, तो बार बार लगती है कि उनकी बातें पीछे की। लेकिन पेरियार आपको बार बार प्रासंगिक लगेंगे, या तो महिलाओं का सवाल हो, विज्ञान का सवाल हो, दूसरे तमाम सवाल हो। एक जब हम पेरियार को पढ़ते हैं तो वो राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय थे, वो कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो तमाम तरह का एक राजनीतिक झुकाव भी रहा उनका, पॉलिटिक्स में थे भी, छोड़ दिए, फिर सामाजिक आंदोलन में आए। तो उनके भीतर किस चीज को लेकर बेचैनी थी? पेरियार की मुख्य बेचैनी मनुष्य की मुक्ति को लेकर के थी, अगर एक शब्द में कहें तो। वो जितना जाति व्यवस्था और जितना सामाजिक बंधनों से लड़ रहे थे उतना ही वो मनुष्य की आज़ादी के लिए भी लड़ रहे थे। मनुष्य को एक संपूर्ण आज़ाद की आज़ादी चाहते थे, जहां उस पर किसी भी किस्म का पाखंड, किसी भी किस्म का धार्मिक बंधन या किसी भी किस्म का अविवेकपूर्ण बंधन उस पर न रहे। ठीक है। प्रमोद जी, जब पेरियार का एक व्यक्तिगत जीवन था जिसमें धीरे धीरे वो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं, तो उनका जो एक व्यक्तिगत जीवन था और उसके बाद जो वो सामाजिक आंदोलन से जुड़े, तो वो क्या बात थी जो उन्हें खींच के लाई इस तरफ? आंदोलन से कैसे जुड़े हो? पेरियार के बारे में कहते हैं कि पहले वो एक बहुत बड़े व्यवसायी परिवार में पैदा हुए थे जिनका बहुत जमा व्यवसाय था और संभवतः तमिलनाडु के कुछ जो बहुत अमीर परिवार थे उनमें से वो एक थे। एक बार वो बनारस आए, उसकी एक अलग कहानी है जी। और बनारस में उनको भोजन तक नहीं मिला और जब वो एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे जिस मंदिर को खुद ही पिछड़े वर्गों के लोगों ने बनाया था, तो उनको ब्राह्मणों ने धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। वो भूखे थे और कहते हैं कि उन्होंने कुत्तों के साथ जमीन पर खाना खाया और वहां से उनको एहसास हुआ कि ये कितना बड़ी आवश्यकता है इस आंदोलन की, इस परिवर्तन की। तो व्यक्तिगत जीवन में तो एक बड़ी घटना ये दिखती है जिससे वो इस तरफ उन्मुख हुए। नॉर्थ इंडिया में भी वो, जैसे आपने कहा बनारस का जिक्र किया, एक बनारस आए, कानपुर में भी आए थे वो, तो नॉर्थ इंडिया में उनकी सक्रियता कितनी थी? हाँ, पेरियार और कितना प्रभाव डाल पाए वो अपने वक्त में नॉर्थ इंडिया की तरफ? पेरियार के जीवन को पर बहुत सारी सामग्री अब उपलब्ध नहीं है अभी भी, हालांकि हाल के ही है, लेकिन जितनी सामग्री उपलब्ध है, जितना मैं देख पाया, उससे लगता है कि वो उत्तर भारत से संपर्क बनाने के लिए काफी सक्रिय और प्रयासरत थे। अपनी ओर से वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उत्तर भारत में उनकी बात पहुंचे, क्योंकि वो चाहते थे, जैसा हम समझते हैं कि पेरियार का जो आंदोलन था अंग्रेजी के विरोध में था और उससे देश
टूट सकता था, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि उत्तर भारत से एक संवाद बने और उनकी बातों को उत्तर भारत के लोग समझें। तो ललाई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन सभी लोगों के संपर्क में वो थे। उनसे पत्र व्यवहार भी था, अपनी किताबों के कॉपीराइट भी उन्होंने प्रकाशित करने के लिए दिए थे। और सिर्फ कानपुर में ही नहीं, कई कई जगह जिक्र मिलता है कि कई कई छोटी छोटी जगहों पर भी जाकर के पेरियार ने भाषण दिए जी। और उनकी पुस्तिकाएं बांटी गई। इस तरीके। अब प्रमोद जी, आखिरी सवाल है पेरियार को लेकर कि जब आपने पेरियार पे, चूंकि आपकी 3 खंडों में किताब आई है तो आपने उनको बेहतर तरीके से अध्ययन किया होगा, वो कौन सी बातें हैं जिसके बारे में आम जनता को पेरियार के बारे में जानना चाहिए और जिसके लिए पेरियार ने अपना पूरा जीवन दे दिया था, जो अभी छूट रही है, शायद लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं? सबसे अधिक तो 2 बातें तो पेरियार के बारे में उत्तर भारत की जनता, हिंदी पाठक की हम बात करें तो वो जानते हैं। एक तो उनकी नास्तिकता, दूसरा हिंदू धर्म का विरोध। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये दोनों ही उनके अकेले मुख्य स्वर नहीं है, उनका मुख्य स्वर है विवेक, स्त्रियों की मुक्ति, मनुष्य की आजादी। इन चीजों को देखे जाने की आवश्यकता है। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर लोगों को देखने की जरूरत है। और पेरियार जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, पेरियार शायद और प्रासंगिक होते जाएंगे और जितने भी बहुजन नायक हैं उनकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ ही रही है। जैसे जैसे लोगों तक उनके विचार पहुंच रहे हैं, लगातार लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम लेखक, जैसे प्रमोद जी पेरियार को लेके आए, उनके बारे में लिखा, वैसे तमाम लेखक अलग अलग बहुजन नायकों को लगातार लिख रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पेरियार पे बात की, उनके जीवन के बारे में हमें बताया और एक उनके बारे में मुझे उम्मीद है कि हमारी इस चर्चा से और तमाम लोगों को उनके बारे में और बेहतर जानने की और बेहतर जान पाएंगे लोग। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।